हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ओके, सो पहले तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था इन माय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वीडियो, अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पता होगा, इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर इट बाय हार्ट, कैश फ्लो चैप्टर में इतनी भयंकर दिक्कत आएगी, मैं गारंटी करता हूँ। इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कीजिए, जितने जितने हेड्स हैं, जितने जितने सब हेड्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं आपके, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सुनते हैं ना, एक शब्द आना चाहिए एंड वो शब्द है नॉन करंट एसेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इतना इजी हो जाएगा कि फ्री के नंबर लगेंगे आपको। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में देख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स में जितना सब कुछ आता है दोज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। तो यूजुअली इनमें दो प्रकार के ही आते हैं नॉन करंट एसेट्स, वन आर योर टैंजिबल एंड intangible assets, right? So first of all we must understand that inflows and outflows तो पता ही होगा आपको, because it's a revision video, right? So जितना भी इनफ्लो आता है कैश का, इनफ्लो आपका कैसे आ सकता है? जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है ना, जब आप उसको बेचते हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये है हमारा इनफ्लो। एंड जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज आवर आउटफ्लो। इससे आपका 50% इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, ये सेल एंड परचेज आर योर कोर एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने फाइनेंसिंग में बताया था, वी क्लासिफाई एक्टिविटीज एज टू टाइप्स। मतलब इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग तो है ही, उसके अंदर एक चीज हम कहते हैं कोर एक्टिविटीज एंड द अदर थिंग आर कॉल्ड सब एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज आर द वंस विच आर वेरी सिंपल, इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो होते हैं ना, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके कुछ सब एक्टिविटीज होते हैं। तो आपके फिक्स्ड एसेट्स कैन बी इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज एन इनफ्लो। आपको प्रॉपर्टी पे या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे यू गेट रेंट ऑल्सो। ठीक है, डिविडेंड आपको मिलता है फ्रॉम शेयर्स, अगर आपने खरीदे हो डिविडेंड, यानी आपने कोई शेयर्स खरीदे, दैट्स योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ एक चीज है जहाँ पे नंबर कट जाते हैं, ऑफन टाइम्स बच्चे बोल नहीं पाते, दैट इज की इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव के बीच में दे गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड द अदर इज इंटरेस्ट पेड। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो या फिर रेंट पे करते हो, यूजली इज इंटरेस्ट पेड होने या फिर डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया आपका 50% चैप्टर खत्म। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी कि ये हम अकाउंट खोलते हैं, मशीनरी अकाउंट, ये हम खोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पता नहीं, वो हम सेकंड पार्ट में, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल। पहले कुछ चीजें समझते हैं, सम एक्सेप्शंस टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फर्स्ट इज गुडविल। ठीक है, गुडविल या एनी इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई गुडविल, इंक्रीज इन गुडविल और इंक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट इज इक्वल टू परचेज। एक रेड से लिख दो, इज अ परचेज, परचेज यानी आउटफ्लो। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिकॉज गुडविल तो आपके इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, गुडविल का जब हम व्हेन द वैल्यू गोज डाउन,
ठीक है, when there is a decrease in goodwill or decrease in value of intangible assets, इसका मतलब सेल नहीं होता है until unless it is specifically written goodwill was sold, patent was sold, तभी हम सेल मानेंगे, otherwise we will take this as amortization. amortization यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या, टू बी स्पेसिफिक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता है, यहाँ पे बच्चों के बड़े ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 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 अटेंशन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसमें हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कभी कभी पेटेंट्स अकाउंट, ठीक है। वाई डू वी मेक दिस अकाउंट्स, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है कि ये हमने कितनी मशीनरी बेची या फिर हमने कितनी मशीनरी खरीदी, टू बी एग्जैक्ट दे जस्ट शो यू द ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आता है, ये हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जस्ट सर्टेन पार्ट्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंट्स बनाते कैसे हैं एंड इनका यूज क्या है। इधर लिखा है फोर्थ पॉइंट पे कि अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 जिसपे 30,000 डेप्रिसिएशन दिया था was sold for 35,000 and depreciation charged during the year was 7,000, ठीक है। अब हम पहले बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट को देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन ओवर हियर, राइट। तो फिर हम व्हेनेवर ये इन्वेस्टिंग है, फर्स्ट थिंग जो इंस्टिंक्टिवली होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी आपके एडजस्टमेंट्स में आते हैं, लाइक फोर्थ पॉइंट पे मशीन लिखा है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके आप अकाउंट बनाओ, लेजर अकाउंट, ठीक है। तो वेरी सिंपली यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द लेजर अकाउंट आप लिखोगे टाइटल ऑफ कोर्स मशीनरी अकाउंट, मशीनरी एंड प्लांट, जो भी नाम है, एग्जाम में पूरी फुल नेम लिखो, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ये बना दिया हमने टेबल, ओके। वन थिंग जो बच्चे कंफ्यूज कभी हो जाते हैं, डेबिट को क्रेडिट करते हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट हमेशा लिख दो पर्टिकुलर रुपीज, ये सब छोड़ दो, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखो, राइट साइड में क्रेडिट, इससे बहुत आराम हो जाते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ पहले हमें लिखना है कि हमें दिया गया होगा बैलेंस सी डी एंड बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी यानी क्लोजिंग बैलेंस, बी डी यानी ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस इज 6 लाख रुपीज। तो जब पहले वी नीड टू यूज सम लॉजिक हियर, मशीनरी अकाउंट खोल रहे हैं, मशीन इज एन एसेट, एसेट हमेशा डेबिट होता है जब बढ़ता है, राइट। तो एसेट डेबिट मीन्स इंक्रीज, so what do we go to the debit side of machinery and यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। हमेशा उल्टा है, डेबिट में आप 2 लिखोगे क्योंकि मशीनरी डेबिट हो रही है, दी अकाउंट को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टू बैलेंस बी डी कितने, 6 लाख रुपए, ओके। सिमिलरली सी डी करना है बाय बैलेंस सी डी कितने, 7,50,000, ओके, वेरी सिंपल। नाउ ये हमने सिंपल बना दिया, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि भाई मशीनरी तो हमने 1,50,000 खरीदी है, तो यानी हम ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वील शो 150,000 रुपीज आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर नहीं भाई, ये हमने नहीं किया, बिकॉज मशीनरी पे आपके डेप्रिसिएशन भी लगता है, जैसे इट वाज होता है डेप्रिसिएशन लगता है, हमने कुछ खरीदे हो सकते हैं, कुछ बेचे हो सकते हैं, उसका नेट वैल्यू आपके बैलेंस शीट में, यानी दिस थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड योर नेट वैल्यू, ठीक है। ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन दिखाता नहीं है, तो ट्रू इमेज आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज कमिंग बैक, आप फिर एडजस्टमेंट पढ़ोगे, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, यानी 80,000 की मशीनरी है, उस पर 30,000 डेप्रिसिएशन डाल दी, वो सोल्ड फॉर 35,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 70,000। तो पहले जी हम डेप्रिसिएशन डालेंगे,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो है एज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड मशीनरी कम हुई, मशीनरी एसेट है, एसेट जब कम होगी तो हम क्या करेंगे उसे क्रेडिट, है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000, ठीक है, थोड़ा इधर लिखता हूँ विजिबल नहीं, 70,000, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 35,000। अब हमें पता है हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज बाय 35,000, ठीक है, बाय सॉरी बाय बैंक अकाउंट 35,000, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वो मशीनरी थी 80,000 की, 80,000 पे हमने 30,000 तो डेप्रिसिएशन डाल दी उस पे, तो कितना बचा 50,000, एंड 50,000 की मशीनरी हमने बेची 35,000 में। यूर अंडरस्टैंडिंग राइट, हम नेट वैल्यू निकाल रहे हैं मशीनरी की राइट ना। तो वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15,000 लॉस, राइट। सो लॉस इज एन एक्सपेंस। तो ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे गलती हो जाती है लिखने में, बट डजेंट मैटर, सीख जाओ। तो इसी क्रेडिट साइड पे यू विल राइट, बिकॉज मशीनरी कम हो रही है ना, मशीनरी गॉट लेस बाय 50,000, टेक्निकली 50,000 की मशीनरी हमने कम कर दी, एंड 35 तो हमारे बैंक में आया, 15,000 तो अभी भी मिसिंग है, तो वी राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ऐड करोगे आप, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड को इफ यू ऐड, टोटल आपका आएगा 10, 11, 12, 17, 8,70,000, एंड बैलेंस BD पे, मतलब डेबिट साइड इज ओनली 6 लाख, तो मतलब देर इज सम वैल्यू मिसिंग। कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कुछ वैल्यू तो मिसिंग है ना यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे जिससे 8,70,000 बनेगा। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगाएंगे एंड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे हुए 8,70,000 माइनस 6 लाख, 2,70,000। तो इससे हमें पता चलता है ये जो टू बैंक अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट एंड बाय बैंक अकाउंट, these indicate purchase and sale, टू यानी बैंक अकाउंट कम हो रहा है, कैश इज एन एसेट, कैश कम हो रहा है, तो दिस इज आवर क्या कहते हो परचेज ऑफ मशीनरी। सिमिलरली इस साइड पे बाय बैंक अकाउंट दिखा रहे हैं, दिस इज योर सेल ऑफ मशीनरी, एंड ये जो है आपका, एक सेकेंड, ये जो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस इज योर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉस। अगर ये ऑपोजिट साइड पे आ जाए, मानो 50,000 की जगह, मतलब 35,000 की जगह हमने मशीनरी 55,000 की बेच दी फॉर एग्जाम्पल, तो यानी 5,000 का हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। तो इन केस व्हेन इट इज अ प्रॉफिट, ऐसे सोचो लॉजिकली, प्रॉफिट हुआ ना हमारा, तो प्रॉफिट इज एन इनकम, इनकम हुआ है, तो इनकम क्रेडिट होते हैं, तो वील राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर यहाँ पे 5,000 एंड फिर बैलेंस निकालना, ठीक है। सो इससे हमें एक चीज पता चल गई, बाय मेकिंग दिस अकाउंट और मशीनरी अकाउंट वी गॉट टू नो टू थिंग्स। एक एक तो दिया गया था कि सेल ऑफ मशीनरी वॉज गिवन, ठीक है, पहली चीज जो हमें पता चली, ठीक है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जुड़ने वाली चीज, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश लॉस, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें पता चली, विच वॉज हिडन, बिल्कुल हिंट नहीं था हमारे पास, वो पता चल गया, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी। ये चीजें छुपाई गई होती हैं,
ठीक है, दिस इज केस 1। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा। दिस इज अ स्लाइटली हायर ऑर्डर क्वेश्चन, पर ये आता है एग्जाम में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास accumulated depreciation account है। क्लास 11th में इसका नाम you would have learnt about this under the name provision for depreciation account। ठीक है, अब भाई जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में सिंपली डेप्रिसिएशन डालते जाओ, हो गया। इसमें नहीं, डेप्रिसिएशन हम accumulated depreciation account में डालते हैं। मतलब we create two accounts in this question। okay, so first of all we'll make the machinery account। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ठीक है, रफ बना रहा हूँ, ज्यादा हाई फाई नहीं। ठीक है, एंड सेकंड अकाउंट जो हम बनाएंगे वो है accumulated depreciation अकाउंट। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। नाउ अकाउंट जरूर बना देना यार, मतलब आई अंडरस्टैंड सम स्टूडेंट्स बिना अकाउंट बनाए ऐड प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं आंसर, पर अकाउंट के एक एक नंबर होते हैं, तो बना बना देना यार। कैश फ्लो चाहे गलत हो जाए, अगर अकाउंट सही है ना, ये दो अकाउंट है, 1.5-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। एनीवेज, तो पहले बी डी सी डी लिखो, यानी ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन। तो मशीन का ब्रॉड डाउन इज 10,000, कैरी डाउन इज 20,000, accumulated depreciation का ब्रॉड डाउन इज 3,000। अरे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, एंड ये कैरी डाउन इज 2,000। हाँ जी, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,000। अब देखो, अगर 11 से याद है, डेप्रिसिएशन पहले सोचो, डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होता है आपका, है ना। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, फिर कहाँ डालते थे उस डेप्रिसिएशन को? हम accumulated depreciation अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालते थे। उसकी एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जो ये है प्रोविजन या फिर accumulated depreciation अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो कितना डेप्रिसिएशन आता है? 2,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 2,000 रुपीज। ठीक है, नाउ एक चीज सोचो, इधर लिखा है मशीनरी ऑफ 12,000 was sold for a profit of 50% of the cost। तो यानी 12,000 की जो हमारी मशीनरी थी, वो we got a profit of 6,000। 50% of 12,000 is 6,000, यानी टेक्निकली 18,000 की बिकी हमारी मशीनरी, है ना? नहीं, गलत। अब ये क्यों? अब भाई ये जो हमारे मशीनरी अकाउंट है, इसमें डेप्रिसिएशन थोड़ी ना है, साल का 2,000 डेप्रिसिएशन तो आया, पिछले इतने सालों का डेप्रिसिएशन है, अब वो भी इंक्लूड करना है। अब आप देखोगे कि भाई इधर भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, कितना डेप्रिसिएशन दिया मशीनरी पे। इसके लिए हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इससे हमें पता चल जाता है कि कितना डेप्रिसिएशन दिया। अभी देखते जाओ, पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो अक्यूमुलेटेड में देखा, वी हैव ब्रॉट डाउन 3,000, डेप्रिसिएशन साल का 2,000 हुआ, तो यानी हमारा टोटल, अब तो और कुछ डाल नहीं सकते, एंड कैरी डाउन इज 2,000। तो अगर हम क्रेडिट साइड को ऐड करें तो 5,000 आया, एंड ये डेबिट साइड भी 5,000 आना चाहिए, पर आप देख रहे हो कि ओहो बस 2,000 है, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। तो ये जो मिसिंग चीज है, बिकॉज इट्स ऑन दी डेबिट साइड, डेबिट में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, टू मशीनरी अकाउंट, एंड कितना हुआ? 3,000, है ना। यानी accumulated depreciation अकाउंट से हमने 3,000 रुपये निकाल के हमने मशीनरी अकाउंट में फेंक दिया, यानी दैट इज आवर डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी जो हमने बेची है। ठीक है, एंड यू, अगर आप कहो कि अरे यार ये कैसे हो सकता है सर, हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस डबल सिस्टम
अकाउंटिंग एंट्री है ना इसकी, ठीक है। तो अपने आप सारा एडजस्ट होता है, इतना ट्रस्ट रखो इस अकाउंटिंग सिस्टम में, हो जाएगा अपने आप। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सिंपली यहाँ पे आ गया हमारा जो मिसिंग वैल्यू है 3000। अब इस 3000 को हम यहाँ डालते हैं, मशीनरी कम हुई, टू मशीनरी, तो यानी क्रेडिट साइड पे, तो बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 3000, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, डेप्रिसिएशन डन। ऐसे टिक मारते जाना बोर्ड एग्जाम में जब आप दे रहे हो, या फिर टिक बोलते हैं, लिखो नहीं एग्जाम पे, ऐसे छोटू सा डॉट लगा देना कि हाँ जी मैंने ये एडजस्टमेंट कंप्लीट की है, या फिर ये जो चीज़ है, ताकि आप डबल एंट्री ना करें, ठीक है। अब मशीनरी वॉज ऑफ 12,000 was sold for profit of 50% of cost। तो अब मैथ करते हैं, तो 12,000 की मशीनरी थी, उस पर 3,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितना बचा 9,000। 9,000 का 50% 4,500, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, मतलब हाउ मच डिड वी सेल इट फॉर 13,500। तो जब हम कुछ बेचते हैं बैंक अकाउंट डेबिट होता है बिकॉज पैसा आ रहा है, तो वी राइट बाय बैंक अकाउंट, कितना हमने बेचा कितने के लिए 13,500, तो इधर सिंपली लिखेंगे 13,500। नाउ और क्या हो गया, बेचे हमने, राइट, एंड हाँ वी सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट है। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट इज आर इनकम, ऐसे सोचो, प्रॉफिट इनकम है, इनकम यानी क्रेडिट, व्हेन वी हैव एन इनकम, इनकम इंक्रीजेस, क्रेडिट होता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इनकम है, कितना का इनकम हुआ है 4,500। नाउ जब आप दोनों साइड्स टैली करते हैं, तो इट विल बी 20, 33, 36,500, यानी टोटल होना चाहिए 36,500 दोनों साइड में, है ना। तो अगर हम देखें डेबिट साइड पे वो आ रहा है 14,500, ठीक है, मतलब कुछ कमी है, कुछ चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग चीज़ क्या है, वेरी सिंपली हम पहले मिसिंग अमाउंट निकालेंगे, दैट इज 22,000 सी है ना, 26, 36, 36,000, हाँ जी 22,000 इज आवर मिसिंग अमाउंट। अब ये मिसिंग अमाउंट क्या है, देखो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो डाल दिया, ऐसे चेक करो, लगे कि यार डेप्रिसिएशन आएगा, ये आएगा, सिंपली चेक करो, हमने डाला है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डन, ये हमने किया सेल ऑफ मशीनरी डन, बीडी एंड सीडी इज डन, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस डन। बचा क्या, कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी वी सोल्ड, आई मीन परचेज 22,000। अगर आप रिकैप करेंगे यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, जो हमारे ये पहले तो बाय बैंक अकाउंट है, दिस इज परचेज ऑफ मशीनरी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई से डिनोट करो इन्वेस्टिंग। टू बैंक अकाउंट, ये हमारा सेल, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई मीन परचेज, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। बाय बैंक अकाउंट is our sale and to bank account is our purchase, ठीक है। उसके अलावा जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आए कहीं भी, जस्ट रिमेंबर वो है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली डेप्रिसिएशन नीचे जो आया है, डेप्रिसिएशन जो है ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्यों है, बिकॉज दिस इज आवर नॉन कैश एक्सपेंस, तो दिस ऑपरेटिंग। अगर हम कैश फ्लो निकाले फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फॉर्मेट बना देने एग्जाम में यार, मैं नहीं बना रहा यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। तो वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हमने परचेज किया, आई मीन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 13,500 इनफ्लो, देन इट इज परचेज ऑफ मशीनरी 4,500 आउटफ्लो, फिर और क्या है, हम यहाँ पे हमारा सेल हो गया एंड परचेज, बस। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट, मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज
9,000, ये है आपका आंसर। इन दोनों क्वेश्चन से होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया। इंस्टेड ऑफ मशीनरी दे कैन गिव पेटेंट्स, ये गुडविल, जो भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। मशीनरी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल ऑफ देम, यूजुअली प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इसमें आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा आई वांट टू टेल यू दैट इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वीडियो में बताया था कि डिबेंचर्स के इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज इट्स अ लॉन्गर कॉन्सेप्ट। एंड हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आई नो लंबी वीडियो है कंपैरेटिवली एंड बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि यार ये क्या डिब्बे डिब्बे बना रहे हैं। कोई नहीं यार, सिंपल से 2-3 डिब्बे हैं, 2-3 बार ही करोगे क्वेश्चन। हमने जो भी बुक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते जाना, विद इन 3-4 क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड मैं गारंटी करता हूँ जब एग्जाम पेपर खोलोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर आप यूल सी कि काश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाए, बिकॉज ये बड़े इजी होते हैं, ये इसमें एंट्रियाँ मिस स्किप नहीं होती बिकॉज बस फिक्स एसेट्स है ना, तो यू कैन ईजिली चेक कि कुछ मिसिंग है कुछ नहीं है, तो बड़े अच्छे से कर लेना बिकॉज बड़े इजी नंबर आते हैं। एनीवेज, थैंक यू।